नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसएलपी एजुकेशन हब पर। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेवाड़ का इतिहास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। इससे पहले हमने महाराणा कुंभा के बारे में देखा था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक महाराणा सांगा। महाराणा सांगा से स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि कुंभा की हत्या की थी उसके पुत्र उदा ने, और जब इस हत्या की जानकारी जब मेवाड़ी सरदारों को मिलती है तो उदा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। यानी कुंभा के बाद जो मेवाड़ के अगले शासक बने वह थे राणा रायमल। कहा जाता है राणा रायमल की कुल 11 पत्नियां थी, यानी 11 रानियां थी, जिनमें से मुख्यतः एक रानी आती है मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, और दूसरी आती है रतन कुंवर या रतन कंवर। राणा रायमल के कुल संतानों की अगर बात करें तो इनके 13 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। रायमल जो है वह अपने शासन काल में अपने उत्तराधिकार की घोषणा नहीं कर पाए, और राणा रायमल को ये भय था कि अगर मैंने उत्तराधिकार की घोषणा कर दी तो ये आपस में ही एक दूसरे का रक्त बहाने को आतुर हो जाएंगे। राणा रायमल के कुल पुत्रों में जो 3 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे थे जयमल, और तीसरे थे संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह दोनों सगे भाई थे, और इन दोनों की माता जो थी वह थी रतन कुंवर। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उडना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे वह तेज गति के धावक थे, इसलिए इन्हें इतिहास में उडना राजकुमार कहा जाता है, और इनकी छतरी के ऊपर भी उडना राजकुमार की छतरी शब्द अंकित है। उडना राजकुमार की छतरी। अब रायमल अपने शासनकाल के दौरान अपने उत्तराधिकार की घोषणा नहीं कर पाया, और ये तीनों ही पुत्र जो थे वो महत्वाकांक्षी थे, और ये जानना चाहते थे कि अगला जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा वह कौन होगा। कई ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि रायमल का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सारंगदेव। सारंगदेव जो था पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, इन तीनों की जन्मपत्रियां एक ज्योतिष के पास लेकर जाते हैं, और ज्योतिष से ये पता लगवाते हैं कि भाई जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा वह कौन होगा। जब इस ज्योतिष द्वारा इन तीनों की जन्मपत्रियों को या जन्म कुंडलियों को देखा गया तो उसमें सर्वाधिक राजयोग जो था वो किसकी कुंडली में नजर आया, उसे संग्राम सिंह की कुंडली में नजर आया। जब ये बात पृथ्वीराज सिसोदिया को पता पड़ती है कि ज्योतिष द्वारा अगला उत्तराधिकार किसे बताया जा रहा है, संग्राम सिंह को, तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है संग्राम सिंह पर हमला कर देते हैं, लेकिन सारंगदेव द्वारा बीच बचाव कर इस हमले को रोक दिया जाता है। और सारंगदेव कहते हैं कि इस ज्योतिष की बात झूठ भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। यहाँ नज़दीक में ही एक गांव है जो मेवाड़ रियासत में ही पड़ता है, जिसका नाम है भीमल गांव। वहां पर एक चारण महिला रहती है जो भविष्यवाणी करती है, और उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी लगभग 100% सही होती है। तो सारंगदेव जो है पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, इन तीनों को लेकर भीमल गांव की चारण महिला के पास जाते हैं, और ये पता लगाने के लिए कि इन तीनों में से अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, राजयोग किसका बन रहा है। तो जैसे ही ये तीनों सारंगदेव के साथ भीमल गांव पहुंचते हैं तो वहां पे उस चारण महिला के जैसे ही घर पहुंचते तो वहां वो महिला नहीं थी, वो जंगल में गई हुई थी। तो ये तीनों जो है सारंगदेव के साथ एक मंदिर में चले जाते हैं और वहां उसका
इंतजार करते हैं। जैसे ही वो महिला सूर्यास्त के समय उस मंदिर में आती है तो उसने आते ही एक दृश्य देखा कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे वो मंदिर में बनी एक चौकी पर बैठे थे, जयमल भी बराबर बनी एक चौकी पर बैठे थे, और राणा सांगा जो थे वह मंदिर में आंगन में बाघ की खाल बिछाकर बैठे थे। जब ये दृश्य इस चारण महिला ने देखा और जैसे उसने मंदिर में प्रवेश किया, प्रवेश करते उस मंदिर में महिला ने कहा कि जो बाघ की खाल पर बैठा है वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। जैसे ये शब्द पृथ्वीराज सिसोदिया सुनता है वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है, अपनी तलवार निकालता और किस पर आक्रमण कर देता है? संग्राम सिंह पर। इस आक्रमण के दौरान तलवार के नीचे वाले भाग से संग्राम सिंह की आंख में लग जाती है, जिसके कारण संग्राम सिंह की एक आंख यहां पर फूट जाती है। संग्राम सिंह अपनी एक आंख खो देता है। जब सारंग देव ने बीच बचाव किया और पृथ्वीराज सिसोदिया को रोका, तब संग्राम सिंह यहां से जंगलों में भाग जाते हैं और यहां से फिर जाकर यह करमचंद पंवार के सहयोग से अजमेर में शरण ले लेते हैं। संग्राम सिंह जो है वो अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से करमचंद पंवार के सहयोग से अजमेर में जाकर क्या ले लेते हैं? शरण ले लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वह मेवाड़ में अपने उत्तराधिकार की दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा कांटा था या उनकी राह का जो सबसे बड़ी बाधा थी वह थी महाराणा सांगा, और वह अज्ञातवास में यानी अजमेर जाकर करमचंद पंवार के पास शरण ले लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदीबाई। इस आनंदीबाई का विवाह सिरोही राज्य के देवड़ा शासक जगमाल के साथ किया गया। जगमाल देवड़ा, लेकिन जगमाल देवड़ा जो है वह आनंदीबाई के साथ अत्याचार करता था, उनके साथ मारपीट करता था। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज सिसोदिया को मिलती है तब वह अपने बहनोई जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए कहाँ जाते हैं? सिरोही जाते हैं। और कहा जाता है कि जब जगमाल देवड़ा से मिलकर पृथ्वीराज सिसोदिया वापस मेवाड़ आ रहे थे तब जगमाल देवड़ा ने विषयुक्त लड्डू दे दिए। विषयुक्त लड्डू दे दिए जिनका सेवन करने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कुंभलगढ़ दुर्ग के पास हो गई। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग भी नहीं पहुंचे थे उससे पहले ही किसकी मृत्यु हो गई थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है, जो 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी है और इस छतरी पर लिखा हुआ है उड़ना राजकुमार की छतरी। जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु के समाचार राणा सांगा तक पहुंचते हैं तो पुनः करमचंद पंवार के सहयोग से राणा सांगा जो है वो कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़। और जैसे ही वो मेवाड़ पहुंचते हैं तब राणा सांगा का क्या कर दिया जाता है? राज्य अभिषेक। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को किया गया। यानी महाराणा सांगा जो है वह मेवाड़ के शासक कब बन रहे हैं? 24 मई 1509 ईस्वी को। अब जैसे ही राणा सांगा अजमेर चले जाते हैं तब पृथ्वीराज सिसोदिया ने उत्तराधिकार की दावेदारी को प्रस्तुत किया, लेकिन रायमल ने अभी तक इन्हें उत्तराधिकार घोषित या अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। पृथ्वीराज सिसोदिया हमेशा निमित्त कहते थे कि मेरा जन्म जो है वह मेवाड़ पर शासन करने के लिए हुआ है। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी जिनका नाम था आनंदीबाई, और आनंदीबाई का विवाह सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल देवड़ा के साथ किया गया। देवड़ा शासक थे जिनका नाम था जगमाल, इनके साथ किया गया। जगमाल जो है वह आनंदीबाई के साथ अत्याचार करता था। जब इस बात की जानकारी किसको मिलती है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। तब ये अपने बहनोई जगमाल को समझाने के लिए कहाँ जाते हैं?
सिरोही जाते हैं। जगमाल ने क्या किया, जगमाल ने जब पृथ्वीराज सिसोदिया वापस पुनः मेवाड़ के लिए रवाना हुए तब इन्हें विषयुक्त लड्डू साथ में बंधवा दिए, जिनका सेवन करने से कुंभलगढ़ के पास ही पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यही कुंभलगढ़ में ही पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। और इस छतरी के ऊपर लिखा हुआ है उड़ना राजकुमार की छतरी। जब पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होगी तब पुनः करमचंद पंवार के सहयोग से महाराणा सांगा जो है वह मेवाड़ आते हैं और यही मेवाड़ में 24 मई सन 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा का क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। यानी कुल मिला के महाराणा सांगा जो है 24 मई 1509 को मेवाड़ के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। अब देखते हैं महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा का जन्म जो है वह सन 1482 को हुआ था, अप्रैल 1482 ईस्वी को। पिता रायमल, माता रतन कुमार। जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के समय इनके अगर आसपास की हम बातें करें, ये ले लिया मैंने यहाँ पर मेवाड़, यहाँ पर दिल्ली। मेवाड़ के अंदर शासक है कौन, राणा सांगा। और जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे वह थे सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो रही है यहाँ पर सन 1517 में, नवंबर 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो अगला सुल्तान बनता है वह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी शासक बनते ही वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और वह अपने राज्य की सीमा मेवाड़ तक ले जाना चाहता था, यानी मेवाड़ को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसी महत्वाकांक्षा के चलते इब्राहिम लोदी ने सन 1517 में राणा सांगा के साथ एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था खातौली का युद्ध। खातौली यह बूंदी रियासत में पड़ता था, वर्तमान में ये कोटा जिले में स्थित है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, कोटा जिले में, लेकिन उस समय खातौली जो था वह बूंदी रियासत में स्थित था। अब यहाँ पर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध होगा। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की शाही सेना को पराजित कर दिया और यहाँ इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, पराजय के बाद इब्राहिम लोदी पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है और अपने इस हार का बदला लेने के लिए पुनः आक्रमण करने की क्या बनाता है, योजना। इस प्रथम अभियान के बाद सन 1518 में ही इब्राहिम लोदी पुनः आक्रमण करता है और ये इस बार युद्ध होगा बांडी नामक स्थान पर और युद्ध का नाम था बांडी का युद्ध। बांडी धौलपुर में पड़ता है। यह भी राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के ही मध्य हुआ और पुनः सांगा की सेना ने इब्राहिम लोदी की शाही सेना को पराजित कर दिया। 2 बार पराजित होने के बाद इब्राहिम लोदी ने कभी मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने की योजना नहीं बनाई। इस अभियान में भी सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो ये थे राणा सांगा के प्रारंभिक अभियान जिनमें इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पहला आक्रमण था खातौली का युद्ध और दूसरा था बांडी धौलपुर का युद्ध। अगले अभियान की अगर हम बात करें तो वह आता है
मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ अभियान। इस अभियान के दौरान देखना यहां पर मेवाड़, और मेवाड़ के नीचे वाले भाग में ले लेते हैं अपन इसको मालवा। मालवा के जो सुल्तान थे वह सुल्तान है महमूद खिलजी सेकंड। महाराणा कुंभा के समय जो मालवा के शासक थे वह थे सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, और सांगा के समय जो मालवा के सुल्तान है वह है महमूद खिलजी द्वितीय। मेवाड़ के अंदर है सांगा। मालवा में एक रियासत है जिसका नाम है चंदेरी, और इस चंदेरी रियासत के जो शासक थे वह थे मेदिनी राय। मेदिनी राय। कहा जाता है कि महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी को अपने अधीन लेने तथा मेदिनी राय को अपने अधीन करने के लिए यहाँ पर एक अभियान किया था, लेकिन मेदिनी राय ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और ये किसकी शरण में चले आए थे? मेवाड़ में, सांगा की शरण में। तब महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी। कहाँ की? गागरोन की। जब महमूद खिलजी द्वितीय को इस बात की जानकारी मिलती है कि चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो हैं वो सांगा की शरण में चले गए हैं और इन्हें कहाँ की जागीर दी गई है? गागरोन की। तब महमूद खिलजी द्वितीय है वो गागरोन पर आक्रमण करने की क्या करता है? योजना करता है, और अगला जो युद्ध होगा वो होगा गागरोन का युद्ध सन 1519 में। जब महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर आक्रमण करना प्रारंभ किया उस समय ये जानकारी मिल चुकी थी किसको? सांगा को। तो सांगा यहाँ पर किसकी सहायता के लिए आ रहा है? मेदिनी राय की सहायता के लिए, और ये युद्ध होगा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, जिसमें महाराणा सांगा द्वारा महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर दिया जाता है, और पराजित करने के बाद महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है। 6 माह तक बंदी बनाने के बाद सांगा ने महमूद खिलजी को रिहा कर दिया और उसे उसका राज्य पुनः लौटा दिया। सांगा द्वारा 2 बार इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया और 1 बार महमूद खिलजी द्वितीय को। इब्राहिम लोदी सांगा से 2 बार पराजित हो रहे हैं। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के लोदी वंश के अंतिम सुल्तान थे, और यहाँ पर एक सुल्तान का पराजित होना मतलब अपनी कमजोरी को प्रदर्शित करना था। इसी का फायदा उठा रहे हैं कौन? इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी ने यहाँ पर एक योजना बनाई, और इस योजना के तहत वो किसे हटाना चाहते थे दिल्ली के तख्त से? इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इन्हें लगता था कि जब एक मेवाड़ का शासक राणा सांगा जो है वह दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर सकता है, तो इस कमजोर सुल्तान को किसी भी समय तख्त से हटाया जा सकता है और उस तख्त पर अधिकार किया जा सकता है। दौलत खां लोदी जो है वह फरगना के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, और इसमें यह कहा गया था अगर बाबर जो है भारत पर आक्रमण करते हैं और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो उन्हें अपार धन दिया जाएगा। इसके बदले में बाबर को, दौलत खां लोदी को दिल्ली व आगरा यह देना होगा। बाबर दौलत खां लोदी के कहे अनुसार भारत पर आक्रमण कर देता है, और सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, पानीपत का युद्ध, यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए। 1526 में प्रथम युद्ध, 1556 में सेकेंड, और सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया, और इब्राहिम लोदी जो है वह युद्ध के मैदान में
मारा गया। सल्तनत काल का ये एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। अब जैसे ही यहाँ पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, बाबर जो है वह भारत में स्थायी रूप से अपने साम्राज्य की स्थापना कर देता है, जिसे कहा जाता है मुगल साम्राज्य। बाबर को इस बात की जानकारी थी कि अगर भारत में रहना है तो उसे मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित करना होगा। और बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, जो तुर्की भाषा में रचित है, इसे बाबर की जीवनी या बाबर की आत्मकथा भी कहा जाता है। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में राणा सांगा पर एक आरोप लगाता है, और वह आरोप था वचन भंगिता का, वचन तोड़ने का आरोप लगाता है। बाबर कहता है कि राणा सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध ये अभियान करना था, जिसमें राणा सांगा बाबर की क्या करेगा, यहाँ पर सैनिक सहायता। लेकिन सांगा ने अपने वचन की पुष्टि या सांगा ने अपना वचन नहीं निभाया, वचन तोड़ा है और सैनिक सहायता नहीं की। इसी कारण से बाबर जो है वो अब किस पर आक्रमण करेगा, राणा सांगा पर। तो बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में राणा सांगा पर वचन तोड़ने का क्या लगा देता है, यहाँ पर आरोप लगाता है। और साथ ही अपनी इस आत्मकथा के अंदर भारत के 2 हिंदू शासकों का उल्लेख करता है, जिनमें पहला नाम आता है महाराणा सांगा और दूसरा नाम आता है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय। बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा में कि भारत में मेरे समकालीन 2 ही महान हिंदू शासक थे, जिनमें एक है मेवाड़ के महाराणा सांगा और दूसरे थे विजयनगर के कृष्णदेव राय। अब जब बाबर यहाँ भारत आ जाता है और भारत में वो दिल्ली पर अधिकार करने के बाद वो कहाँ अधिकार करता है, आगरा पर दौलत खां लोदी को जेल में बंदी बना देता है। और बाबर ने जब आगरा पर अधिकार करके अपनी एक सैनिक टुकड़ी को कहाँ भेज दिया, फतेहपुर सीकरी। यह आगरा के पास ही पड़ता है फतेहपुर सीकरी। और इस सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कौन, मेहंदी ख्वाजा। जब बाबर भी अपनी दूसरी सैनिक टुकड़ी लेकर कहाँ पहुंचते हैं, फतेहपुर सीकरी, तब ये मेहंदी ख्वाजा अपनी एक सैनिक टुकड़ी लेकर भरतपुर के अंदर एक दुर्ग है बयाना दुर्ग, इस बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर देता है और मेहंदी ख्वाजा इस पर अधिकार कर लेता है। जब महाराणा सांगा को इस बात की जानकारी मिली कि बाबर का एक सेनापति जो है मेहंदी ख्वाजा, उसने बयाना के दुर्ग को जीत लिया है, तब सांगा जो है अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाता है, बयाना के दुर्ग में। और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसका नाम है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, यह युद्ध लड़ा जाएगा 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी को। महाराणा सांगा ने बाबर के सेनापति व सेना को पराजित कर दिया। इसमें मेहंदी ख्वाजा पराजित हुए और सांगा ने बयाना दुर्ग को जीत लिया। जब मेहंदी ख्वाजा यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है पुनः कहाँ की ओर, फतेहपुर सीकरी की ओर, और जाकर सारी घटना किसे सुनाता है, ये बाबर को। जब बाबर को इस बात की जानकारी मिलती है कि राणा सांगा ने जो है मेहंदी ख्वाजा को पराजित कर लिया है और बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार, अब बाबर जो है अपनी सेना को संगठित कर सांगा पर आक्रमण करने की क्या करता है, योजना बनाता है। बाबर ने जब सेना को संगठित कर सांगा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब बाबर के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह बिना सेना के सांगा के साथ किस प्रकार से युद्ध करेगा। यहाँ पर सैनिकों ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए। बयाना के युद्ध में जब मेहंदी ख्वाजा पराजित होकर बाबर के पास जाता है और बाबर जब अपनी सेना को संगठित कर सांगा के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनाता है, तब सेना ने लड़ने से मना कर दिया, युद्ध करने से इनकार कर दिया।
अब बाबर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपने सैनिक संगठन को लेकर। तब यहाँ पर बाबर जो है वह कूटनीति का प्रयोग करते हैं और बाबर अपनी सेना को संगठित कर कहते हैं कि आज से मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूँगा। और उसने जितने भी पात्र थे चांदी या सोने के वह फकीरों में बांट दिए, दरवेशों में बांट दिए, लेकिन सेना इससे भी राजी नहीं हुई। फिर उसके बाद बाबर ने कभी दाढ़ी व मूंछ नहीं मुंडाने का कहा, लेकिन सेना इससे भी राजी नहीं हुई। फिर बाबर ने तमगा नामक कर माफ करने की भी घोषणा की, लेकिन सेना जो है वह इससे भी राजी नहीं हुई। बाबर ने कहा मैं आज के बाद कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा, मैं कभी अपनी दाढ़ी को नहीं मुंडवाऊंगा और ना ही मैं यहाँ से क्या लूंगा, तमगा नामक कर लूंगा। लेकिन बाबर की जो सेना थी वह किसी भी सूरत हाल में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। इतने में ही काबुल के एक ज्योतिष जिनका नाम था मोहम्मद शरीफ, यह वहां पर भविष्यवाणी करते हैं कि अगर बाबर ये युद्ध लड़ता है तो बाबर की इस युद्ध में क्या होगी, पराजय होगी। अब पहले सैनिक लड़ने को तैयार नहीं, साथ में काबुल से आए ज्योतिष ने भी भविष्यवाणी कर दी अगर बाबर युद्ध लड़ता है तो बाबर की क्या होगी, यहाँ पर पराजय होगी। अब सेना ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है किसी भी प्रकार से सांगा के साथ युद्ध नहीं करना। बाबर अंत में जिहाद का नारा देता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर धर्म युद्ध। बाबर कहता है अपने सैनिकों को कि हमें खुदा ने इसलिए पैदा किया कि हम क्या कर सके, अपनी धर्म की रक्षा कर सके। अगर हम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, अगर लड़ते हुए मारे गए तो हम क्या कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। और अगर हम जीत गए तो हम क्या कहलाएंगे, गाजी कहलाएंगे। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अब जब बात यहाँ धर्म की आ गई, जिहाद की आ गई, तब सेना ने एक साथ संगठित होकर युद्ध करने का फैसला कर लिया। और ठीक बयाना युद्ध के एक महीने बाद 17 मार्च सन 1527 को भरतपुर जिले के रूपावास नामक स्थान पर खानवा के मैदान में खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब लड़ा जा रहा है, 17 मार्च सन 1527। जब खानवा युद्ध लड़ा जा रहा था तब महाराणा सांगा ने सभी राजपूत रियासतों को इस युद्ध के लिए एकत्रित करने के लिए पाती पर्वण प्रथा को प्रारंभ किया। पाती पर्वण नामक प्रथा को क्या किया है, प्रारंभ किया। महाराणा सांगा पहले शासक थे राजपूताना के, जिन्होंने किस प्रथा को प्रारंभ किया, पाती पर्वण। इसमें युद्ध में जाने से पूर्व सभी को क्या दिया जाता था, निमंत्रण दिया जाता था। और जब यह संदेश सभी रियासतों में पहुंचा तो राणा सांगा के अधीन युद्ध करने के लिए सारे राजपूताना के शासक युद्ध के लिए तैयार हो गए, जिसमें मुख्यतः नाम आते हैं कि राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में किन किन शासकों ने भाग लिया। तो सबसे पहले बात करते अपन मारवाड़ से युद्ध में भाग लेने के लिए कौन आए थे, राव मालदेव। बीकानेर से राव कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा, चंदेरी से मेदिनी राय, भरतपुर से अशोक,
परमार सादरी से जाला अज्जा गोगुंदा से जाला सज्जा, इन आदि ने यहाँ पर भाग लिया तथा मेड़ता से विरमदेव राठौड़, यह सभी राणा सांगा की ओर से इस अभियान में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं तथा राणा सांगा का जो एकमात्र मुस्लिम सेनानायक था, मुस्लिम सेनानायक वह था हसन खां मेवाती। अब जैसे ही राणा सांगा का यह संदेश पहुंचता है पातीपुरम नामक प्रथा के अनुसार, तब राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ने के लिए मारवाड़ से राव मालदेव, बीकानेर से राव कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कछवा, चंदेरी से मेदिनी राय, भरतपुर से अशोक परमार, सादरी से जाला अज्जा, गोगुंदा से जाला सज्जा और मेड़ता से आते हैं यहाँ पर विरमदेव राठौड़ तथा वागड़ के क्षेत्र से उदय सिंह, यह इस खानवा के अभियान में सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पर खानवा का जो युद्ध हुआ था वह भरतपुर के रूपावास की खानवा के मैदान में हुआ था। अब जब युद्ध का मैदान तैयार था, एक तरफ बाबर अपनी सेना लेकर पहले ही आ चुका था और दूसरी तरफ आ रहा है यहाँ पर कौन, सांगा। खानवा का युद्ध भले ही बाबर जीतता है, लेकिन सांगा की कुछ त्रुटियां रही थी जिसके कारण से बाबर ये युद्ध जीतता है। पहला कि बयाना युद्ध के बाद सांगा द्वारा बाबर को पर्याप्त समय दिया गया युद्ध की तैयारी के लिए। अगर बयाना युद्ध के तुरंत बाद ही सांगा जो है वो बाबर पर अगर आक्रमण कर देते तो शायद बाबर पराजित हो जाता। दूसरा, सांगा द्वारा अपने पारंपरिक हथियारों का प्रयोग करना, जबकि यहाँ पर बाबर ने इस खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। बाबर ने इस अभियान के दौरान एक तो तोपों का प्रयोग किया और दूसरा अपनी जो सेना थी उस सेना को तुलुगुमा पद्धति के अनुसार प्रयोग किया गया, यानी सेना को तुलुगुमा पद्धति या दशमलव पद्धति के अनुसार मैदान में उतारा गया और उसके साथ बीच में किसको रखा गया, तोपों को। तथा बाबर स्वयं इस अभियान के दौरान एक सेनापति के रूप में, एक कुशल सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। वह सेना के सेंटर या बीच में रहकर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, जबकि राणा सांगा जो है वह युद्ध के सबसे अग्रिम भाग में हरावल दस्ते में युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। अब इस अभियान के दौरान आमेर के पृथ्वीराज कछावा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इस अभियान में राणा सांगा जो है वो बुरी तरह क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। राव मालदेव व अन्य कुछ सरदारों द्वारा राणा सांगा को इस युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दिया जाता है और राणा सांगा के स्थान पर उनका मुकुट धारण कर सादरी के जाला अज्जा को राणा सांगा के स्थान पर बिठा दिया जाता है। जाला अज्जा जो है वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सांगा जो थे वो युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया गया और यहाँ से उन्हें कहाँ ले जाया गया, कालपी मध्य प्रदेश कहा जाता है। कुछ समय तक राणा सांगा का यहाँ पर उपचार किया गया। उपचार करने के बाद जैसे ये तुरंत उठते हैं यहाँ पर, तो राणा सांगा कहते हैं कि मैं तो युद्ध के मैदान में था और मुझे यहाँ पर कैसे लाया गया। तब मेवाड़ी सरदारों ने बताया कि भाई आप घायल अवस्था में थे, आपको युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया। तब सांगा पुनः बाबर के साथ युद्ध करने की बात करते हैं। मेवाड़ी सरदारों को लग गया था कि सांगा अगर युद्ध करते हैं तो इसमें कई सारे सरदार मारे जा सकते हैं और इन मेवाड़ी सरदारों ने यहाँ पर सांगा को क्या दे दिया, जहर देने का काम कर दिया। सांगा जब कालपी से रवाना होते हैं तब बसवा दोसा के पास
इनकी तबीयत बिगड़ना प्रारंभ होती है और इनकी यहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जनवरी 1930 के अंदर, जनवरी 1528 में राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सांगा की मृत्यु होने के बाद बाबर के सामने से एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, वह समस्या क्या हो गई, समाप्त हो गई। सांगा के बाद सांगा का पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ का अगला क्या बना, शासक बना। अब यहां पर बात करते हैं अपन सांगा की कुछ उपाधियों की। तो भारतीय इतिहासकारों व अन्य इतिहासकारों ने एक तो सांगा को क्या कहा है, हिंदूपत या हिंदूपति। यह राजपुताना के पहले शासक थे जिन्होंने इतने सारे शासकों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा करने का काम किया। सभी राजपूत राजाओं या हिंदू राजाओं का नेतृत्व करने के कारण महाराणा सांगा को क्या कहा जाता है, हिंदूपत कहा जाता है। उसके साथ ही एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्न अवशेष की संज्ञा दी। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल छोटे मोटे 80 घाव थे, जिस कारण से उन्हें सैनिकों का खंडहर या सैनिकों का भग्न अवशेष कहा गया। सबसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया ने महाराणा सांगा की आंख को फोड़ा। उसके बाद खातौली के युद्ध में उनका एक हाथ और एक पैर यह खराब हो गए और उसके साथ ही खानवा के युद्ध में बुरी तरह से क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, सैनिकों का भग्न अवशेष। यह थे महाराणा सांगा। आज हमने महाराणा सांगा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।